जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं यूपी टेट 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होना है जुलाई में, उसके संबंधित आपका जो हिंदी जो सब्जेक्ट होता है, हिंदी पूछा जाता है। भई हिंदी आपका 30 मार्क्स का आता है आपका यूपी टेट में, तो आपके हिंदी के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को डेली विस्तृत व्याख्या के साथ डिस्कस किया जाता है भाई। ये आपके क्वेश्चंस कुछ प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होती है, तो उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? भाई हिंदी वर्णमाला जो है हमारी, इसमें स्वर कितने हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, ये पूछा आपसे। ऑप्शन ए 12, बी 13, सी 10 या डी 11। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं उनकी कुल, देखिए यहाँ पर क्या पूछिए, कुल संख्या। तो कुल संख्या है आपकी क्या है? 11 है। तो कुल संख्या क्या है भाई? 11। देखिए कहीं कहीं आपके 13 भी होते हैं, 13 भी मान ली जाते हैं। 13 कब होते हैं? जब आपके एक तो अंग अंग अनुसार वाला है ना, अंग और अह जो आपका अयोगवाय होता है, ये आपका अंग और अह जो होते हैं, इनको भी स्वर में काउंट कर लिया जाता है, तो वो आपके 13 हो जाते हैं भाई। 11 और 2 13। तो वैसे कुल संख्या आपकी हिंदी वर्णमाला में 11 ही होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2, इति प्लस आदि में कौन सी संधि है? भाई जो इति प्लस आदि ये शब्द है, इसमें संधि बतानी है। ये शब्द क्या बनेगा? इत्यादि। भाई शब्द क्या बन जाएगा? ये शब्द तो इत्यादि बनेगा, इति प्लस आदि। तो इसमें संधि पूछी हुई आपसे, तो संधि बतानी है आपको। ऑप्शन है ए यण संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि या डी अयादि संधि। तो देखिए भाई यहाँ पर इति प्लस आदि, देखिए ये पे क्या आ रहा है? आधा वर्ण। जहाँ पर ये और वह जो शब्द हैं, जहाँ पर उनके आगे आधा वर्ण आ जाए, वहाँ आपकी कौन सी संधि है दोस्तों? वहाँ होती है आपकी यण संधि। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। देखिए ये ट्रिक है भाई संधि की, कि जहाँ ये और वह के आगे आधा वर्ण आ जाए, वहाँ आपकी क्या संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, कर्मधारय समास का उदाहरण है। जो कर्मधारय समास है उसका उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए गगनचुंबी, बी पाठशाला, सी श्वेत पत्र या डी नीलकंठ। तो देखिए कर्मधारय समास क्या है? जहाँ विशेष्य और विशेषण का बोध होता हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो इन शब्द में से कहाँ विशेषण और विशेष्य का बोध हो रहा है आपको, वही आपका कर्मधारय समास होगा। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, क्या? श्वेत पत्र। भाई पत्र कैसा है? पत्र श्वेत है। श्वेत मतलब सफेद है ना, तो पत्र कैसा है? श्वेत है। तो क्या विशेषता हो गई? पत्र की विशेषता क्या है? श्वेत। भाई पत्र कैसा है? सफेद है ना, श्वेत है। तो क्या हो गया यहाँ पर? कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेष्य पाया गया है इस शब्द में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर सी में होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब तद्भव शब्द बताना है। ऑप्शन ए आधा, बी उप, सी व्योम या डी विद्या। तो देखिए तत्सम और तद्भव ये बहुत पूछे जाते हैं आपके यूपी टेट में। तो आपके जो तत्सम शब्द होते हैं भाई, वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। और जो तद्भव होते हैं, वो जो आपके आम बोलचाल में बोले जाते हैं ना, आम बोलचाल में एक तरह से देसी भाषा बोल सकते हैं, जो आम बोलचाल में शब्द बोले जाते हैं, वो आपके होते हैं तद्भव शब्द। तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द है ऑप्शन नंबर ए है, क्या? आधा। इसका तत्सम क्या होगा? अर्ध। भाई अर्ध, अर्ध होगा इसका तत्सम। तो आधा क्या है? आपका तद्भव शब्द है। तो आम बोलचाल में जो बोले जाते हैं वो आपके तद्भव होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, आकर्षण का विलोम शब्द है। अब यहाँ पर विलोम बताना है भाई। आकर्षण शब्द है, इसका विलोम बताना है। ऑप्शन ए दुराकर्षण, बी पराकर्षण, सी अनाकर्षण या डी विकर्षण। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा भाई? विकर्षण। आकर्षण का जो आपका विलोम शब्द होता है वो आपका भाई विकर्षण होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले ऑप्शन है सारे, दुराकर्षण, पराकर्षण, अनाकर्षण, विकर्षण। तो ये आपको ज्यादातर आपको भाई विलोम शब्द या वोकेबुलरी होगी एक तरह से, तो ये आपको ज्यादातर याद रखनी पड़ती है। तो आकर्षण का आपका विकर्षण होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। अब तरंग जो शब्द है इसका पर्यायवाची बताना है आपको। ऑप्शन ए पुष्कर, बी कूल, सी जलधि या डी ऊर्मी। तो देखिए तरंग शब्द जो है, तरंग किसका पर्यायवाची है? तरंग किसको कहते हैं भाई? लहर को, है ना। तरंग क्या होती है? एक तरह लहर हो गई। तरंग हिलोर, लहर, हिलोर भी बोल देते हैं लहर को, है ना, तरंग को। तो इसका
पर्यायवाची यहाँ पर उर्मी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा क्या, उर्मी। उर्मी आपका तरंग का पर्यायवाची होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। जो कहा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। भाई वाक्यांश क्या है, जो कहा ना जा सके। अब इसको एक शब्द में बोलना है तो वो क्या शब्द होगा, ऑप्शन ए कथित, बी अकथित, सी अकथनीय या डी अपठनीय। तो देखिए क्या है, जो कहा ना जा सके, भाई जो जिसको कहा नहीं जा सकता तो वो क्या होगा, अकथनीय। क्या हो जाएगा भाई, वो अकथनीय होगा। मतलब कथनीय, अगर कथनीय होता तो भाई जो इसको कहा जा सकता है, और जो न कहा जा सके, नहीं कहा जा सकता, वो होगा अकथनीय। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए जी आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी क्या है। ऑप्शन है आपका ए चीरना, बी वस्त्र, सी चीड़ या डी प्राचीर। तो देखिए चीर शब्द का समानार्थी पूछा है, तो चीर आपका होता है वस्त्र या कपड़े को बोलते हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा क्या, वस्त्र या कपड़ा। चीर होता है ना वस्त्र, या जैसे द्रौपदी का चीर हरण किया था, वो कपड़े एक तरह से वस्त्र उतारे थे। वो आपने सुना होगा भाई कि चीर हरण हुआ था द्रौपदी का, दुर्योधन ने चीर हरण किया था। तो चीर मतलब वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। भाई यहाँ पर अनिल और अनल दो शब्द युग्म है, या हमारा एक इसका अलग अलग आपको अर्थ बताना है कि अनिल का अर्थ क्या होता है और अनल का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आपका ए आग हवा, बी हवा आग, सी हवा जंगल या डी जंगल आग। तो देखिए यहाँ पर अनिल जो शब्द है, अनिल शब्द का अर्थ होता है आपका क्या होता है भाई, हवा। अनिल का होता है आपका हवा या वायु लिख सकते हैं भाई। और अनल जो होती है, अनल का होता है आपका आग। अनल किसको बोलते हैं, आग को बोलते हैं, अग्नि को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा कि अनिल तो होती है हवा और अनल का मतलब होता है आग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है 9 का। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। भाई खाक में मिलना है जो मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन ए सब कुछ नष्ट हो जाना, बी बेचैन या परेशान होना, सी दबी हुई बात फिर से उभरना या डी अकड़ में रहना। तो देखिए भाई खाक में मिलना एक तरह से इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, कि सब कुछ नष्ट हो जाना। भाई बोलते ना भाई वो तो खाक में मिल गया, तो मतलब उसका सब कुछ नष्ट हो गया, बिल्कुल सब कुछ पूरी तरह नष्ट हो चुका है। तो खाक में मिलना सब कुछ नष्ट हो जाना, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। अब भाई जातिवाचक संज्ञा बतानी है आपको इनमें से। ऑप्शन ए मजदूर, बी यश, सी शत्रुता या डी सेना। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है भाई, वो संज्ञा शब्द जो किसी पूरी एक जाति को प्रेजेंट करता है ना, पूरी एक किसी विशेष वर्ग को प्रेजेंट करता है, वो आपकी होती है जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो आपके पूरे वर्ग को प्रेजेंट कर रहा है, वो है भाई आपका मजदूर। क्या है भाई, मजदूर। यानी मजदूर जो शब्द है पूरी मजदूर जाति को प्रेजेंट कर रहा है भाई, सारे मजदूरों को एक एक भाई अलग अलग मजदूर है भाई। अगर बोल दिया राम मजदूर तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि स्पेशल उसी का नाम हो रहा है। लेकिन यहाँ यूज क्या हुआ है शब्द मजदूर, तो मजदूर तो बहुत सारे हैं, तो एक विशेष जाति को प्रेजेंट, मजदूर को विशेष जाति को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जैसे सेना है, सेना एक समूह है भाई, सेना बहुत सारे सैनिकों का समूह होता है, ये समूहवाचक में चला जाएगा। शत्रुता है, भाववाचक में चला जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, मजदूर जो है यहाँ पर वो जातिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग शब्द छांटिए भाई। ऑप्शन ए पूर्ति, बी अभिव्यक्ति, सी विवाह या डी छवि। तो देखिए जब भी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा जाए, हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ आपको कि जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछे तो आप जो शब्द दिए हैं उनका आप वाक्य प्रयोग कर डालिए अपने मन में, आप वाक्य प्रयोग कर लीजिए। आपको अगर बोध होता है स्त्रीलिंग का तो स्त्रीलिंग शब्द होगा, वो पुल्लिंग का होता है तो पुल्लिंग शब्द होगा। जैसे पूर्ति है ना, पूर्ति है, अब इसका पूर्ति का वाक्य प्रयोग कीजिए भाई, उसकी इच्छा की पूर्ति हो गई, पूर्ति हो गई, है ना। तो किसका बोध हुआ, स्त्रीलिंग का। अभिव्यक्ति क्या आज़ादी की अभिव्यक्ति है ना, अभिव्यक्ति उसकी अभिव्यक्ति बहुत ही कमजोर है, तो अभिव्यक्ति क्या है, वो भी स्त्रीलिंग शब्द है। छवि क्या है भाई, उसकी छवि बहुत खराब थी, ऐसा तो नहीं बोल जाता उसकी छवि बहुत खराब था, छवि खराब था, छवि खराब थी, तो ये भी स्त्रीलिंग है। जबकि विवाह जो है, विवाह भाई उस विवाह संपन्न हुआ, क्या हुआ, विवाह संपन्न हुई तो नहीं बोला जाता, तो विवाह संपन्न हुआ ये आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13,
राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? भाई आपको कारक बताना है। राम की गाय चरती है, इसमें आपको पहले प्रसर्ग ढूंढना होता है। अभी प्रसर्ग चिन्ह जो होते हैं कारक के, वो कौन सा है, उसके आधार पर आपको बताना है कि भाई कौन सा कारक होता है। ऑप्शन ए कर्ता, बी कर्म, सी संबंध या डी अधिकरण। तो देखिए यहाँ पर क्या है, राम की गाय चरती है, यहाँ पर प्रसर्ग चिन्ह क्या है, की। प्रसर्ग चिन्ह क्या है, की। अब क्या बता रहा है भाई, राम की गाय, गाय का संबंध बता रहा है। किसकी गाय है भाई, राम की है, तो राम की गाय। तो यहाँ पर क्या हुआ, संबंध बताया जा रहा है, तो ये आपका संबंधवाचक में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, उसका लड़का लंबा है, मैं विशेषण का चयन कीजिए। भाई आपका जो वाक्य है ये कि उसका लड़का लंबा है, इसमें आपको विशेषण बताना है कि विशेषण शब्द क्या है। ऑप्शन ए लड़का, बी लंबा, सी उसका, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उस विशेषण शब्द क्या होता है, जो शब्द किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताए। भाई जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेषण शब्द होते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो हमसे पूछा है विशेषण, तो विशेषण क्या, भाई किसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर लड़के की बताई जा रही है। विशेषता क्या है, लड़का कैसा है, लंबा है। लड़का कैसा है भाई, लंबा है। लड़के की विशेषता क्या है, लंबा। तो लंबा हमारा क्या हुआ, विशेषण शब्द हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगर आपसे विशेष्य पूछा जाता तो विशेष्य यहाँ पर लड़का था, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताता है शब्द वो आपका विशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए अकर्मक, बी प्रेरणार्थक, सी द्विकर्मक, या डी सकर्मक। तो देखिए मीरा क्या करा, मीरा ने क्या करा, मीरा जोर से हंसी। अब यहाँ पर कर्म है क्या, भाई हंसना कोई कर्म होता है, नहीं है। हंसना, रोना, खाना पीना, ये रोना धोना, ये सभी आपके कर्म नहीं होते हैं, इसमें आपके अकर्मक क्रिया होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मीरा जोर से हंसी, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, लड़का आया, इस वाक्य में किस क्रिया किस काल का बोध करा रही है? भाई लड़का आया, ये जो वाक्य है इसमें जो क्रिया है वो किस काल का बोध हो रहा है, इसमें काल पूछा है आपसे सीधा सीधा। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, बी सामान्य भविष्यत, सी अपूर्ण वर्तमान, या डी सामान्य भूत। तो देखिए भाई लड़का आया, भाई आया है नहीं लगा, लड़का आया क्या है, ये आपका सामान्य भूत में जाएगा। किस में जाएगा दोस्तों, ये आपका जाएगा सामान्य भूतकाल में। भूतकाल में तो भाई लड़का आया, थोड़ा अभी अभी आया है वो, तो भूतकाल में तो चला गया थोड़ा सा, तो लेकिन वो सामान्य भूत में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राम आम खाता है, मैं वाच्य का कौन सा रूप है? भाई राम आम खाता है, इसमें वाच्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कृतवाच्य, या डी उभयवाच्य। तो देखिए वाच्य आपके तीन ही होते हैं भाई, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कृतवाच्य। भाववाच्य जहाँ आपकी भाव की प्रधानता हो, भाव भाव दिखाए जाए। कर्मवाच्य जहाँ आपकी कर्म की प्रधानता, और कृतवाच्य जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, वो आपका कृतवाच्य होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राम आम खाता है, क्या कर रहा है, राम आम खाता है। यहाँ पर किसकी प्रधानता है भाई, कर्ता की है, कर्ता है, कर्ता उपस्थित है यहाँ पर, राम कर्ता क्या है, राम। तो ये आपका कृतवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अव्यय है, जो अव्यय बताना है भाई, यहाँ पर अव्यय कौन सा होगा? ऑप्शन ए वर्तमान, बी नया, सी तथा, या डी सुंदर। तो देखिए अव्यय क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर अव्यय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या तथा। जो तथा शब्द है ये आपका यहाँ पर अव्यय शब्द है। क्या है भाई, ये अव्यय शब्द है। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वो शब्द होते हैं जो आपके किसी वाक्य को बीच में यूज करने से, प्रयोग करने से वाक्य को जोड़ते हैं, है ना। उनका वाक्य पे मतलब सीधा अर्थ नहीं पड़ता है, जिसका वाक्य में सीधा अर्थ नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अब उपसर्ग छांटना है अनुगामी शब्द में। अनुगामी शब्द है आपके सामने, इसमें से आपको उपसर्ग बताना है कि उपसर्ग कौन सा होगा। ऑप्शन ए आ, बी ए, सी अनु, या डी अन। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो उपसर्ग है आपका वो है अनु, अनु प्लस गामी। अनु उपसर्ग है यहाँ पर, और गामी आपका शब्द हो गया, तो अनु प्लस गामी मिलकर के बनेगा आपका अनुगामी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 20, भावना में कौन सा प्रत्यय है? भावना जो शब्द है इसमें आपको प्रत्यय छांटना है। ऑप्शन ए इक, बी अक, सी अना, या डी वना।
तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्रत्यय हो जाएगा भाई भावना में, वो होगा आपका अना। भाव प्लस अना आपका मिलेगा, भाव प्लस अना मिलकर के आपका बनेगा भाई भावना। क्या बन जाएगा दोस्तों? भावना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हुआ। अना यहाँ पर प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? जो पूर्वी हिंदी क्षेत्र है हमारा, उसमें कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? ऑप्शन ए अवधी, बी छत्तीसगढ़ी, सी जयपुरी या डी बघेली। तो देखिए भाई यहाँ पर जो पूर्वी हिंदी क्षेत्र है उसमें बोली जाने वाली भाषाएं हैं, आप शॉर्ट ट्रिक से जान सकते हैं, ए बी सी। क्या है? ए बी सी। ए से आपका अवधि हो जाएगा, है ना, ये आपका याद करने की ट्रिक है भाई। अवधि, बी से बघेली हो गई, और सी से आपकी हो गई छत्तीसगढ़ी। क्या हो गई भाई? छत्तीसगढ़ी। ये देखिए, ये आपका एबीसी से आप याद रख सकते हैं। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो हैं आपकी एबीसी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है? जयपुरी। जो जयपुरी है भाई वो आपकी राजस्थान की भाषा है, जबकि पूर्वी हिंदी क्षेत्र की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है दोस्तों, 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? भाई जो रस होते हैं उनको उदित करना और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए विभाव, बी अनुभाव, सी स्थायी भाव या डी संचारी भाव। तो देखिए साथियों, जो रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री होती है वो कहलाती है आपकी विभाव। क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है आपकी विभाव। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। हीरक सी समीर माला जप पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। भाई जो ये पंक्ति है, हीरक सी समीर माला जप, इसमें आपको अलंकार जानना पहचानना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, बी अनुप्रास, सी यमक या डी उपमा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अलंकार है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या? उपमा अलंकार। कौन सा है भाई? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार जहाँ पर भी सा सी से का आपका बोध हो, जो चिन्ह पाए जाए आपके सा सी से, ये आपके होते हैं उपमा अलंकार की पहचान होती है। तो हीरक सी समीर है ना, हीरक सी समीर माला जप। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपमा अलंकार होगा यहाँ पर। कौन सा होगा दोस्तों? उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? भाई जो रोला छंद होता है उसमें मात्राएं पूछी आपसे। ऑप्शन ए 28, बी 16, सी 26 या डी 24। तो देखिए साथियों, जो आपका रोला छंद होता है उसमें होती है मात्राएं आपकी 24। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं रोला छंद में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। सूर सागर के रचयिता कौन है? देखिए बहुत बार पूछी गई है भैया रचना कि सूर सागर के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए विद्यापति, बी जयदेव, सी तुलसीदास या डी सूरदास। तो इसमें तो आपको नाम से स्पष्ट होना है भाई, सूरसागर की रचयिता सूरसागर मतलब सूरदास। क्या है भाई? सूरसागर के रचयिता आपके सूरदास जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। लिपि की आवश्यकता होती है। भाई जो लिपि होती है उसकी आवश्यकता किस लिए होती है? क्या हो उसकी आवश्यकता है? ऑप्शन ए भाषा बोलने में, बी भाषा लिखने में, सी भाषा संकेत में या डी तीनों में। तो देखिए लिपि जो होती है, लिपि की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि भाषा लिखने के लिए। किसके लिए? भाषा लिखने के लिए। भाषा लिखने में आपकी लिपि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। पंजाब की क्या है? गुरुमुखी है ना। ऐसे ही जो लिपि होती है उसकी भाषा लिखने में आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। चार मीनार कहाँ है? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आपसे ये नहीं पूछा कि चार मीनार कहाँ है, आपको उत्तर बताना है। आपसे पूछा है कि जो चार मीनार कहाँ, ये वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, बी निषेधवाचक वाक्य, सी विधानवाचक वाक्य या डी संकेतवाचक वाक्य। तो देखिए चार मीनार कहाँ है, यहाँ पर क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क है, पूछा जा रहा है अभी प्रश्न। ये तो एक तरह से चार मीनार कहाँ है प्रश्न ही तो पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 27 का भाई, ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से एक का अर्थ पांवों की आहट भी है। भाई इनमें शब्दों में से किसी एक का अर्थ पांवों की आहट भी होता है, तो वही पहचानना है आपको। ऑप्शन आपका ए चाप, बी धनुष, सी कमान या डी सरासन। तो देखिए पांवों की आहट, एक इसका अर्थ होता है चाप। चाप जो है एक तरह से इसका अर्थ भी होता है पांवों की आहट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29।
कपड़ा का पर्याय बताइए, यानी पर्यायवाची। भाई कपड़ा का यहाँ पर पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए चलन, बी वसन, सी गगन या डी जंगल। तो देखिए कपड़ा का पर्यायवाची जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? वसन। जो वसन शब्द है यहाँ पर ये भी कपड़ा का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो गया भाई। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, यथारुचि में कौन सा समास है? अब यथारुचि शब्द है, इसमें आपको समास छांटना है। ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि या डी द्वंद्व। तो देखिए शब्द क्या है? यथारुचि। अब इसको तोड़िए, यथा, यथा प्लस रुचि, है ना, ये बना यथा प्लस रुचि। रुचि में क्या उपसर्ग लगा है? यथा। अब जहां भी आपका उपसर्ग लगा मिले आपको जिन शब्दों में, वहां आपका कौन सा समास होता है? वहां होता है भाई आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है दोस्तों? अव्ययी भाव समास। जहाँ उपसर्ग वाले शब्द जो होते हैं उनमें आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहे। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।